छत्तीसगढ़ के बाद आप रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर और बात बीजेपी के मिशन 2023 की। तो शिवराज सिंधिया की जोड़ी का उपचुनाव में कितना जादू चला, ये नतीजों में साफ नजर आ रहा है। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी की जीत का कमल खिला, जबकि कांग्रेस उपचुनाव वाली 28 में से 27 सीटें साल 2018 में जीती थी, वो अब महज 8 पर सिमट गई। हाँ, अगर ये जरूर कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई, जहां विपिन वानखेड़े ने कांग्रेस की जीत का परचम लहराया, वैसे इस उपचुनाव को ओवरऑल देखें तो कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया, जबकि बीजेपी ने सिर्फ पाया ही पाया और अब वो मिशन 2023 की ओर बढ़ चली है। लेकिन इस दौरान उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देखते हुए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद बीजेपी खैमा गदगद है। खैर, होना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने जैसा सोचा तकरीबन वैसे ही हुआ भी। 28 में से 19 सीटों पर कब्जा कर बीजेपी ने कांग्रेस को न सिर्फ जोरदार झटका दिया, बल्कि उपचुनाव में बहुमत लाकर अपनी सरकार को पूरी तरह से स्थिर कर लिया। प्रदेश में शिवराज की सत्ता बरकरार रहने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा मिलकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी मौजूद रहे। वैसे उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत इस बात की ओर इशारा कर रही है कि उसका मिशन 2023 की राह शायद उतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी उपचुनाव के नतीजों के पहले लग रही थी। जनता ने शिवराज सिंधिया की जोड़ी को पसंद किया और उन्हें उम्मीद है कि ये जोड़ी प्रदेश के विकास को रफ्तार देगी। इधर सीएम शिवराज ने भी अब ये कह दिया है कि प्रदेश में राम राज्य लाने की दिशा में काम करना है। और अब राम राज्य कैसे मध्य प्रदेश में आए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, तो काफी हद तक उस दिशा में काम करना है। आज यहाँ से काम का प्रारंभ किया है। उपचुनाव में सफलता हासिल करने वाली बीजेपी का निश्चित तौर पर अब अगला मिशन 2023 है, लेकिन इस बीच उसे कई चुनौतियों को पार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती तो इस बात की होगी कि उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने जनता से जो बड़े वादे किए हैं, अब सरकार में बनी रहने पर उन्हें जल्द से जल्द तंगहाली के बीच कैसे पूरा किया जाएगा। कुछ बड़ी चुनौतियों के बारे में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बताया। पर आज जो चुनौतियां मध्य प्रदेश के सामने हैं, इस प्रकार की चुनौतियां कभी नहीं। कुछ बेरोजगारी की, कृषि क्षेत्र की, हमारे पूरे व्यापार की, छोटे व्यापारी हुए, आज सब तरसते हैं। इनके लिए कोई उपाय ढूंढना। इन तमाम चुनौतियों के साथ ही बीजेपी सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती अपने उन वरिष्ठ विधायकों को ऊपर उठाने की होगी जो शिवराज मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की वजह से हाशिए पर चले गए थे। लेकिन अब जब उपचुनाव में बीजेपी के 3 मंत्रियों ऐदल सिंह कंसाना, इमरती देवी और गिरिराज दंडौतिया की हाथ से 3 कुर्सी खाली होगी, जबकि एक पहले से ही खाली है। ऐसे में किन वरिष्ठ विधायकों की शिवराज मंत्रिमंडल में एंट्री होगी और मंत्री बनने से क्या बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी दूर हो जाएगी, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मिशन 2023 आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास मोंद्रिया जी हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता अमित शर्मा जी हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है। एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपसे ही पहला सवाल है। सवाल इस बात का है कि बीजेपी तो खैर जीत ली, सरकार बना ली और अंदर खाने की खबर है मिशन 2023 की तरफ वो अभी से सोचने लगे हैं। चेहरे हैं उनके पास, शिवराज जी हैं, सिंधिया जी हैं, बीडी शर्मा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, बहुत सारे। आपको तो अभी चेहरा तलाशना पड़ेगा। मिशन 2023 की तो सोचे ही नहीं, कैसे सरवाइव करेंगे? अभी तो मान लीजिए 87 और 8 और विधायक है आपके पास, 95 विधायक हो गए हैं। ऐसा ना हो 2023 में इनकी संख्या कम हो जाए सरकार बनने की जगह। देखिए त्रिपाठी जी, ये वही बात हो गई कि जो 2018 से पहले 15 वर्ष का लगातार शासन करती आई भारतीय जनता पार्टी, जब 2018 का चुनाव आया था तो ये कहा था कि एक बुजुर्ग नेतृत्व है, ये कहा था कि कोई कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, ये कहा था कि कांग्रेस
तो खैर टूटी हुई पार्टी है, कांग्रेस तो खैर लोग ही नहीं है, नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं। तो सिंधिया साथ में थे। देखिए, जब 18 का इलेक्शन हुआ तब साथ में थे वो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जनता ने साथ दिया। देखिए, सिंधिया जी साथ थे, तो सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में भी साथ थे, लेकिन 9 सीटें कांग्रेस जीती ना। तो किसका आप मतलब चाह रहे थे कि जीरो में आते? देखिए, अगर सिंधिया जी साथ थे तो साथ थे, नहीं थे तो सिंधिया जी आज चले गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने 9 सीटें जीती। लेकिन 2023 की तैयारी निश्चित ही, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि विधायक दल की बैठक नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि अभी विधायक दल की बैठक कमलनाथ जी के निवास पर चल रही है। सारे विधायक, सारे लोग, जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ अध्यक्ष, सब लोग मौजूद हैं और हारे हुए प्रत्याशी भी मौजूद हैं उस बैठक के अंदर। निश्चित तौर पे 2023 में किस तरीके से इस रण को भेदना है और भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल का पिछला जो कुशासन था और जो अभी वर्तमान में जो आज किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, आज वो देखी जाएगी। बेरोजगार की बात हम उठाएंगे। चीजों को निरंतर नित्य नए नए प्रयास करेंगे और जनता की आवाज को उठाएंगे। और 2023 में मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो आज खरीद फरोख्त कर जो अपने सत्ता को और तख्त को पलटा है, आपका ये कहीं ना कहीं 2023 में कांग्रेस की सरकार, आपका बिकाऊ टिकाऊ का नारा विफल हो गया। आपने पूरा दम लगा दिया, खरीद फरोख्त की गई है, ये रिजल्ट बताते हैं कि पूरी तरह से विफल हो गया। देखिए त्रिपाठी जी, आप बहुत, मेरे जन्म से पहले आप एक लंबे समय से आप पत्रकारिता में हैं और आपका एक प्रदेश नहीं देश लेवल पर एक सम्मान है। लेकिन ये ठीक है, जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बिकाऊ थे। कहीं ना कहीं 9 सीटों पर तो इनको बिकाऊ साबित कर दिया और आने वाले समय में आज धनबल, जनतंत्र और सत्ता के इस लोभ लालच के अंदर कहीं ना कहीं एक गुमराह करने की कोशिश, बाहुबल के आधार पर जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद जो जनता का जनादेश है कांग्रेस उसके स्वीकार करती है और अपने मंथन के बाद 2023 के मिशन में शीघ्र लगने वाली है। वो तो लग चुके हैं विकास जी। खैर विकास जी, चुनौती तो बहुत सारी, सबसे बड़ी चुनौती ये है जितनी घोषणाएं कर दी है। पहला सवाल तो ये है कि जो 28 सीटों पे आपने लंबी घोषणाएं की, धरातल नारियल फोड़ दिया, शिलान्यास कर दिया, वो योजनाएं पूरी होंगी क्या? बिल्कुल, चलिए उनको पूर्ण करना हमारी जवाबदारी। चलिए, ये 1 आध साल 2 साल बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, उस दौरान भी हम आंकड़ा दे के बैठेंगे आपके साथ। सबसे बड़ी बात, एक तो जो वरिष्ठ नेता है जीत जाए किसी तरह, हमारे बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा न चल पाए, इसलिए 13 मंत्री जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था जो पहली बार विधायक बनेगा उसको मंत्री नहीं बनाएंगे, आपने दबाव में बना दिया। लेकिन अब ये ब्रिजेंद्र यादव, जो एक तो हार गए गिरिराज, ब्रिजेंद्र यादव, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया ये पहली बार विधायक बने हैं, क्या इनको इस गिनती में ले लेंगे कि अभी 15 महीने बाद छोड़ के फिर बन गए विधायक, दूसरी बार मान लेंगे? या मंत्रिमंडल में जो पुनर्गठन करेंगे या विस्तार करेंगे? 4 है आपके पास। त्रिपाठी जी, मंत्रिमंडल का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। नहीं, मैं दूसरी बात, संगठन भी उसमें मदद करता है, भरपूर मदद करता है। अब आप देखिए ना कि जिन शिवराज जी के ऊपर इतना बड़ा विश्वास प्रदेश की जनता ने किया हो, क्या पार्टी का कार्यकर्ता, नेता या निर्वाचित विधायक या संगठन नहीं करेगा क्या? जी चलिए, जो शिवराज जी निर्णय लेंगे एक बेहतर, ये तो जो बनाए थे 12-13 दबाव में थे जी, जो 13-14 आपने बनाए थे दबाव में थे, 6 को छोड़ दीजिए। देखिए, दबाव वाला तो विषय 8 और जो बना दिए। मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ सर, दबाव वाला विषय तो कहीं था ही नहीं। पार्टी संगठन के हिसाब से एक सामंजस्य बनाने का विषय था। दबाव नहीं था तो बिना विधायक रहते हुए आपने 6 को छोड़ दीजिए मंत्री पद छोड़ा था, बाकी को जो बनाया वो दबाव में नहीं था। देखिए, अब आप वो बातें कर रहे हैं जो इस मतलब उपचुनाव के पहले हम जिनके जवाब बार बार दिया करते थे। अरे साहब, कोई महत्वपूर्ण नेता आया है, कोई महत्वपूर्ण वो रोल हमारे संगठन के विस्तार के लिए कर सकता है, तो हम उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे जी। तब तो उसे कार्य का क्षेत्र मिलेगा, तब तो वो नए कार्यकर्ता जोड़ेगा हमारे लिए और संगठन को विस्तारित करेगा। उस हमारे विश्वास को नए आए साथियों ने पूरा भी किया है और संगठन का विस्तार, मतलब 50% वोट अगर किसी चुनाव में मिला है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा सीना फुलाने और गर्व का विषय है कि 50% जनता ने
हमें स्पष्ट रूप से मत दिया है। कहाँ मतलब बहुदलीय लोकतंत्री व्यवस्था में ऐसा मत प्राप्त हो पाता। चलिए उस मुद्दे को छोड़ दीजिए, हम दूसरा मुद्दा ले लेते हैं। उसमें आप जलेबी बनाते रह जाएंगे। नहीं, जलेबी का विषय नहीं है। मैं आपको देखिए, मंत्री बने थे, उनका बनना तो आवश्यक था ही, क्योंकि जब ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे, तो नहीं तो वो 13 अगर मंत्री नहीं बनते तो शिवराज जी फिर मुख्यमंत्री नहीं बनते। नहीं, वो 13 तो इस्तीफा दे चुके थे, उनको बिना विधायक रहते हुए बनाया था। तो इस्तीफा बन गए थे वो 13 फिर कुछ नहीं कर पाते। वो भले ही नहीं कुछ कर पाते, इस्तीफा दे चुके। देखिए अमित भाई, लेकिन जिस आधार पर इन्होंने लिया था, देखिए यही तो डील, देखिए यही तो दिक्कत होती रही। नहीं तो वो मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस का सोच डील के विषय में रहा, वो ये नहीं सोच सके कि सामंजस्य बिठा के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये तो बहुत आप तो कहते रहे अमित भाई, इसको काट देगा देवी सागर, ये तो बिल्कुल राजपूत कांग्रेस में रह के राक्षस और भारतीय जनता पार्टी में जाके साधु कैसे बनते हैं। चलिए ये आपको प्रमाण की बात कर रहे हैं। लेकिन विकास जी चुनौती बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे। बड़ा गंभीर मुद्दा है इधर जो हम आज सवाल करना जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि निश्चित तौर पर सिंधिया जी जिस मुद्दे को बताते हैं कि सड़क पर उतरने वाला मुद्दा, कौन किसको नियमित करने वाला मुद्दा, आपने कांग्रेस से वचन पत्र में भले कहा हो कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, लोगों को उम्मीद है, सिंधिया जी उसी बेस पे तो सरकार गिराते हैं। ये 2 मुद्दे जो है, इनको क्या भाजपा अपने मुद्दे बना करके आगे बढ़ाएगी? नियमित करने वाला मुद्दा एक। दूसरा, आपके पास खाली खजाना है। कमलनाथ जी ने कहा कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसका इफेक्ट, आप इंजीनियर भी हैं, आप जानते हैं उसका इफेक्ट अब 1-2 महीने 3 महीने बाद, जो उद्योग धंधे बंद हुए, जो काम बंद हुए, नौकरी गई, उसका इफेक्ट 2 महीने 3 महीने बाद आने वाला है। माने विकराल आर्थिक संकट आने वाला है। ऐसे स्थितियों में चुनौती आपके सामने मिशन 2023 के लिए बहुत है। विकास कार्य, विकास करेंगे, जब पैसा नहीं है विकास कैसे करेंगे? चुनौती अभी कोरोना से निपटने की भी है। वो चुनौती के तहत आप उस चुनौती स्वीकार करते हुए आप 2023 मिशन कैसे फतह करने की बात कर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी साहब, आखिर टारगेट लेके तो सरकारों को काम करना ही चाहिए ना, उसके बिना काम कैसे होगा? टारगेट जो हमने लिए हैं 2023 तक के लिए फिक्स किए हैं, उनको अचीव करने का प्रयास करेंगे। देखिए, और सरकारों का खजाना हमेशा ही खाली होता है, कोई भरा हुआ खजाना नहीं रखा जाता, और सरकारों को रखना भी नहीं चाहिए। जो आया वो जनहित में खर्च ही होना चाहिए। तो अब ये हमारे वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जी इंतजामात करेंगे। और देखिए, कोरोना है तो हमारे लिए कोरोना है, तो दुनिया के लिए भी कोरोना है। अगर हमें कहीं अपसेट हुए हैं तो दुनिया भी हुई है। इसका इफेक्ट 2023 में पड़ेगा, हमने इसलिए सवाल किया। मैंने विकास के जो काम बता रहे हैं, जिनको नियमित करने की बात कर रहे हैं, वो नियमित तो नहीं हुए अभी तक। अब आपको दबाव आएगा, जिसपे उन्होंने कमलनाथ जी ने कह दिया था सड़क पे उतर जाए, उसी वही वजह थी ना। और दूसरा, किसान भी चाहेगा कि इन्हें माफ नहीं किया, आप माफ कर दे कर्जा। आपकी अलग से जो घोषणाएं, वचन पत्र था, जो आपका घोषणा पत्र था, उसको भी पूरा करना है, और पैसा है नहीं। मैं किसान की क्या इच्छा है? किसान की इच्छा ये है कि उसको खेती किसानी में लाभ की दृष्टि और लाभ की स्थिति में वो आ जाए। अब कर्जा माफ करके आए, ब्याज 0 करके आए, या फिर जिस ढंग से 4000 रुपए साल एक्स्ट्रा हर किसान को दिया जाएगा, वो किस लिए है? वो कृषि व्यवसाय में उसकी सहायता करने के लिए। कांग्रेस सरकार होती तो भी मिलता। देखिए, कमलनाथ जी संबल योजना तो नहीं दे पाए, हमने चालू की थी वो योजनाएं सब, जो एक सामान्य व्यक्ति को, निम्न आर्थिक दृष्टि से निम्न अर्जन वाले व्यक्ति को सहायता पहुंचाती थी, उसको तो कमलनाथ जी ने डिफर कर दिया था वहां पे। तो ये नहीं कह सकते आप कि कांग्रेस क्या देती क्या नहीं देती। केंद्र सरकार दे रही है ना, जो आप किसानों की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह जिस तरह से मोदी जी की केंद्र सरकार 6000 रुपए साल दे रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने 4000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान देने का जो काम चालू किया है, वो किसान को एक तरह से सहायता पहुंचा रहा है। अब देखिए, ये विजन अपना अपना हो सकता है कि खेती किसानी कैसे लाभ की दृष्टि में बने। कमलनाथ जी ने विजन रखा होता तो उस पर काम किया होता, लेकिन विजन नहीं था, वो तो गपशप थी, गपशप हवा हो गई थी। और किसान को भरो, एक मिनट, उन्होंने तो दोबारा भी उपचुनाव में भी ये वादा किया था, उपचुनाव में भी ये वादा किया था, लेकिन किसान ने तो वोट नहीं दिया उन्हें। तो मुझे लगता है कि किसान ये चाहता है, ये नहीं कहा जा सकता। चलिए रमेश जी,
जैसा मैंने विकास से कहा, चुनौती बहुत है, आप भी जानते होंगे, क्योंकि ये सारी ये तो सरकार आपने बना ली स्थायित्व पे। अब आगे जो आगे संकट आएगा उसमें आपके विकास कार्यों से लेके जो आम लोग, जो कर्मचारी, उन सबको जो अपेक्षा हो गई है, किसानों को जो अपेक्षा हो गई है, उन चुनौतियों के बीच में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जो मंत्रिमंडल जो वरिष्ठ से वरिष्ठ, अभी सरकार बनने दो फिर हम आपको संतुष्ट करेंगे। 4 तो खाली है, एक पहले से 3 और खाली हो गई। ये जो ब्रिजेंद्र यादव पहली बार बने हैं, ओपी भदौरिया पहली बार बने हैं, सुरेश धाकड़ बने हैं, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इसका पुनर्गठन होगा या विस्तार होगा। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं त्रिपाठी जी, ये 2 अलग अलग बातें हुई जी। एक तो सरकार आने वाली चुनौती, पहले सरकार में 3 प्रकार की चुनौती आने वाली है और सरकार किस तरह निपटेगी ये अब वो लोग ही जाने। सबसे बड़ी चुनौती जो आपने कहा खजाने की, जिसको कमलनाथ ने भी जिक्र किया, 7 महीने की सरकार ने 10,000 करोड़ का ऋण ले चुका है। जो घोषणाएं, जो विकास कार्य, जो नारियल फोड़े गए हैं, वो काम तो होना है, लेकिन सरकार को नियमित काम कराने के लिए, नियमित तनख्वाह देने के लिए और तो और दिवाली एडवांस देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ा है। तो नियमित कामों के लिए भी अगर कर्जे की जरूरत पड़ रही है तो वो विकास कैसे होंगे, सरकार को इसका कोई हल सोचना पड़ेगा और ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने। और रमेश जी, ये भी है कि आप जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं ले सकते, आप 2.987 के करीब पहुंच गए हैं निश्चित। अब आपके पास कर्जा भी लिमिट है। हाँ, वो सीमा आ गई है। वो आरबीआई ने पिछली बार इनको जो आखिरी कर्जा 1,000 करोड़ का लिया था, आरबीआई ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी चुनौती। दूसरी बड़ी चुनौती मुझे जो दिख रही है, राजनीतिक चुनौती। वो जो 15 साल रहे कांग्रेस भाजपा के, उस वक्त कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। कुछ आंदोलन किए उन्होंने, स्थानीय स्तर के किए, लेकिन एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। कमलनाथ जी के आने से कांग्रेस को एक लाभ हुआ और एक नुकसान हुआ। मैंने आपके चैनल पर ही कहा था कि कमलनाथ जी जो थे वो पब्लिक लीडर नहीं है, और वो रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं। पब्लिक लीडर नहीं होने का नुकसान ये हुआ कि बनी बनाई सरकार चली गई, और सरकार जाने से पहले कितने मंत्री और कितने विधायक उनको गरिया चुके थे, वो किसी से छुपा नहीं है कि नहीं, सबके बयान आ चुके थे। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए उसको, इसके कारण उनकी सरकार चली गई। लेकिन कार्यकर्ता में जो नयापन आ रहा है, अब कांग्रेस कम से कम 2 मुद्दों पर तो सड़क का आंदोलन करेगी। एक किसान ऋण मुक्ति का करेगी और बेरोजगारी का करेगी, जो आज मुझे कमलनाथ जी की बाइट से इस बात का संकेत लगा। इस आंदोलन को फिर अब विधायकों की संख्या भले ही बाहर चली गई, तो पिछली बार जो विधायकों की संख्या थी उससे अब 1.5 संख्या है, अब 95-96 कांग्रेस के विधायक हो गए। तो सदन के भीतर भी राजनीतिक चुनौती होगी और सदन के बाहर सड़क पर भी राजनीतिक चुनौती होगी। ये दूसरी सरकार के सामने चुनौती है। और तीसरी बड़ी चुनौती जो आपने कहा, अब ये 14 मंत्री थे बाहर के, इन 14 में से 3 हार गए। अब ये कोशिश ये होगी कि वो जो 3 सीटें खाली हुई हैं, इनका कोटा, इन्हीं जो जीत करके आए हैं 19 आदमी, इनमें से ही दूसरे 3 लिए जाएं। और उन 3-4 सीटों के लिए भाजपा ने खुद एक वरिष्ठ विधायक इंदौर के, एक वरिष्ठ विधायक रीवा के, एक वरिष्ठ विधायक रायसेन जिले के, एक वरिष्ठ विधायक जबलपुर जिले के, एक कटनी के, ये जो अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इनका आखिर क्या होगा। तो कुल मिलाकर के एक अनार और 100 बीमार, ये जो एडजस्ट। इसके अलावा दूसरी एक और बात है, राजनीतिक चुनौती, अंदर की चुनौती। ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का अपना संगठन एक मजबूत संगठन था और खड़ा हुआ था। वो ठीक है, इस वक्त क्योंकि माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर ज्यादा सीटें उन्होंने जीत ली थी, रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीत ली थी, लेकिन भाजपा का संगठन काम कर रहा। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए कई मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक और प्रदेश के पदाधिकारी तक पूरी की पूरी पार्टी लगभग वहां आ गई। ऐसी स्थिति में उनको संगठन में स्थान देना, उनको संगठन में जगह देना, ये एडजस्टमेंट करके चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती भाजपा सरकार के सामने होगी। और इन सारी चुनौतियों के साथ उनको 2023 का जो चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसान के मामले में एक बारीक में एक बात बताऊं कि सबसे अलग हटकर कहता हूं, किसान इन 70 वर्षों में 73 वर्षों में राजनीतिक दलों से छला ही गया। मुझे आप ये बताइए, हर सरकार कह रही है कि लाभ का धंधा बताएंगे। पिछले सरकार का जो समर्थन मूल्य था और इस सरकार का समर्थन मूल्य में आपने 50 रुपए का अंतर करा। कितने दाम बढ़ गए खाद के, कितने बढ़ गए बीज के, कितने कीटनाशक के, कितने डीजल के दाम बढ़ गए। आपने कुंटल पे एक 50 रुपए। मुझे एक बात बताइए, जो गेहूं आप खरीद रहे हैं 1975 रुपए में, वो बाजार में आटा किस भाव मिल रहा है। तो कहने का अर्थ जो है,
वो 100 रुपए कुंटल आटा मिल रहा है, 30 रुपए कुंटल आटा मिल रहा है चक्की पर, तो कहीं ना कहीं व्यापारी पर आप कंट्रोल लगा नहीं पा रहे हैं। तो किसान को, तो कुल मिलाकर के मैं संक्षेप करता हूं, बात मेरी लंबी हो गई, तो किसान को कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके एक तो ऋण मुक्ति के मामले में सरकार को कुछ फैसला ले लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। शिवराज के इस मामले में आभारी हैं कि उन्होंने संबल योजना लागू की, और मोदी जी ने जो 6,000 दिए थे उसमें 4,000 वो और जोड़ करके 10,000 पहुंचा रहे हैं, इसके लिए किसान उनका आभारी रहेगा। और फिर शिवराज जी ने जो 0% पर किसान को ऋण दिए, इस पर भी वो आभारी रहेगा। लेकिन फसल बीमा योजना में किसान को नुकसान हुआ है, और फसल बीमा योजना में कहीं 4 रुपए, कहीं 40 रुपए, कहीं 60 रुपए, तो ये एक तरीके का मजाक है। इन सबको मैं समझता हूं, मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि किसानों की इस बात पर बैठ करके कोई गंभीरता से निर्णय लें, वरना आपको 2023 में जवाब देना मुश्किल होगा इसका। ठीक पड़ेगा, ये जो समस्या है, एक मिनट विकास जी, जो समस्या उसका इफेक्ट मिशन 2023 में उल्टा पड़ेगा। रमेश जी, निश्चित रूप से उसका पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। विकास उत्तर दीजिएगा। अमित जी कुछ, विकास जी एक मिनट, अमित जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे जब आप उत्तर दे रहे थे। अमित जी देखिए त्रिपाठी जी, बहुत शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात करी, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं विकास जी मौजूद हैं और हम भी उस समय मौजूद रहेंगे, लेकिन आज ये चुनौतियां जिस तरीके से छलावा कर कर और कुछ कांग्रेस से जीते हुए लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर जीत के चले गए, सत्ता में आज दोबारा आ गए, उन्हें बधाइयां। लेकिन आज ठीक बात है, आज हम अतिथि शिक्षक की जो आज भर्ती की बात थी, जिसको शिवराज सिंह चौहान जी की सभा में, जिसको सिंधिया जी की सभा में लोगों ने कुर्ते खींचे और कहा कि इसका जवाब चाहिए, और ये जवाब आया सरकार बनने के बाद पहला काम होगा। हम इस पर भी आवाज उठाएंगे। हम 2023 की तैयारी में इस बात की भी आवाज उठाएंगे कि जो 2 लाख का कर्जा आज इन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं दे पाई, कांग्रेस विफल हो गई, तो क्या ये 2 लाख का कर्जा इमीडिएट किसान का माफ करेंगे, या 4,000 रुपए देकर साल में किसी किसी भी किसान परिवार का मजाक उड़ाएंगे? फिर आज जिस तरीके से बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, जवाब और सवाल इन्हें ही देने, क्योंकि 15 महीने से पहले 15 साल की सरकार भी त्रिपाठी जी नहीं, ये आपकी घोषणा पत्र था, उनके में नहीं था। नहीं, ये कहा था, ये कहा ना कि सड़क पर उतर जाइए। बेरोजगारी भत्ता देना सिंधिया जी ने कहा है सभाओं में, मैं ऑन रिकॉर्डेड बता रहा हूं, सिंधिया जी ने सभा ये कहा है कि मेरे किसानों का, मेरे लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ, मुझे पीड़ा हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं विचलित था, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया। तो भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया, और जनता ने उनके लोगों को चुनकर फिर दोबारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेज दिया। तो पहला दायित्व जो जनता से उन्होंने वादे करे हैं, ये कांग्रेस का अकेले नहीं है, वो तो सड़क पर कूद गए थे, और कूदने के बाद आज वो विधानसभा कूद गए। तो आज जनता के बीच किसान टकटका की निगाहों से देखेगा कि मेरा 2 लाख का कर्जा कब माफ होगा। बेरोजगारी की दर जो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, आज बेरोजगार नौजवान जिन्होंने इन पर विश्वास उपचुनाव में किया है, जिसकी ये पीठ थपथपा रहे हैं, आज वो भी अपने रोजगार के मकसद से इनकी तरफ देखेगा। यही चुनौतियां 2023 से त्रिपाठी जी मैं कहना चाहता हूं, 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने के बाद इनको यही सारी चुनौतियां इतनी परेशान करेगी। और अभी शिवराज जी ने सोचा कि हम तो जा रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, और अब कर्जे की सीमा भी समाप्त हो गई है, इसीलिए अभी नहीं है, अभी थोड़ी सी है। लेकिन अगर मोदी जी को पैसे देने थे, जिसपे केंद्र में इनकी सरकार थी, पिछले 15-5 साल में नहीं ले पाए, और लास्ट में 6 महीने चुनाव के पहले 10,000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट भेजा था। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी मौजूद है, आज इनको 1,000 करोड़ रुपए भी प्राप्त केंद्र की सरकार से नहीं हुए थे। चलो विकास जी, एक सवाल ये भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी की बात को, फसल बीमा की बात। दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, सिंधिया जी का प्रभाव जनता ने पूरी तरह से सिंधिया जी के जो कदम थे उसको स्वीकार किया है। जो 9 सीटें आगर को छोड़ दें तो 8 सीटें जो कांग्रेस ने जीती है, और वो उन 16 सीटों में से जहां सिंधिया जी का प्रभाव माना जा रहा है उन्हीं में से जीती है। हमारे यहाँ 50% ही सिंधिया जी को दिया है जनता ने। विकास नहीं, सिंधिया जी का दमखम है, तब तो पार्टी ने उन्हें गले लगाया था। अरे 8 सीटें हारे वाले सिंधिया जी ठीक है, जीते हारे अपनी जगह है, लेकिन हम सुनिए ना, वही तो अब उसमें क्या सुनाएंगे आप? नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ कि चुनाव हम जीते हारे वो एक अलग विषय है, कहीं कोई सीट हारे, लेकिन जीते भी तो हैं हम जी।
कांग्रेस ने तो इतने बड़े बड़े इल्जाम हम पे लगाए, जनता ने दरकिनार कर दिए ना आखिर उन्हें। मैं बोल रहा हूँ 50% वोट हमें मिला है। चलिए वो अलग विषय, वो वोट का सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी भविष्य देखती है। सिंधिया जी पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को विस्तारित करेंगे। अच्छा कर दीजिए, रमेश जी ने जो टिप्पणी की उस पर बता दीजिए। देखिए रमेश, आप उनके संगठन में, आप उनके सिद्धांतों में उनको कैसे आत्मसात करेंगे? कैडर बेस्ड पार्टी है ना। देखिए हमने तो और ये जो चुनौती मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ ना 2023 में पड़ेगा जो। अब रामपाल बनेंगे कि प्रभुराम बनेंगे? वो आप पहले भी गोली देते थे कि साहब सागर में। अरे अब तो गोली बंदूक सब आपके पास है, हम जीते ना अब तो साथ में। देखिए अब तो गोली और बंदूक सारी आपके पास है। अब हमें तो ये देखना है कि आप चला क्या रहे हो। चलिए भाई मैं चला क्या रहा हूँ, वो चल गया आज से। देखिए पार्टी साहब बहुत चुनौती है, साथ शामिल हुए हमारे साथ बहुत साथ। नहीं चुनौती है। अरे नहीं, मैं संगठनात्मक कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ सर, मैं गपशप नहीं मार रहा। बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। संगठन में एक रिवाज है कि कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाता है। हमने नए प्रशिक्षण वर्ग मंडल स्तर तक के चालू कर दिए, उसकी योजना बना ली है। 15 दिसंबर तक हमारे हर मंडल में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग होंगे, जिसके माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि जो नए लोग हमारे साथ गत दिनों जुड़े हैं, उन्हें पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की नीति, पार्टी के नेतृत्व, पार्टी की कार्यपद्धति, इसके बारे में बेहतर जानकारी हो सके। मतलब हम तो काम चालू कर दिए, इलेक्शन कल जीते हैं, आज से हमने संगठनात्मक मजबूती के लिए काम चालू कर दिया। दूसरी चुनौती जो रमेश जी ने कही है कि बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका इफेक्ट 2023 में पड़ेगा उल्टा। सरकार चला के जो वादे किए हैं, जो किसानों की उम्मीदें हैं, बेरोजगारों की उम्मीदें हैं, जिनको नियमित करना है, उन चुनौतियों के बीच, खाली खजाने के बीच आप वो चुनौतियां कैसे झेलेंगे? देखिए जब हमने योजनाएं बनाई हैं उस वक्त भी हमें खजाने की स्थिति पता। हमारा तो काम वैसा है ही नहीं ना कमलनाथ जी जैसा कि खजाने की स्थिति बिना मालूम किए घोषणाएं कर दी कि हम सरकार में आएंगे, ऐसा करेंगे। देखिए व्यवस्थित काम किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, एक जो टेम्पररी फेज था कोरोना के कारण, वो वित्तीय हानि का या वित्तीय कम आय का, वो खत्म होता जा रहा है। जीएसटी कलेक्शंस, अन्य रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ने लगे हैं। सरकार और नए तरीके खोज लेगी सर, ऐसा नहीं है। आज के समय में बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि निकालेंगे हम। नगरीय विकास एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है आय बढ़ाने का, वो उसके माध्यम से हम करेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, है हम तो सवाल कर सकते हैं। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, विकास जी, आपकी टिप्पणी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि उपचुनाव में उसके 3 मंत्री, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, वो चुनाव हार गए। यानी अब ये शिवराज मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। मतलब अब बीजेपी के 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, क्योंकि एक जगह पहले से खाली है। ऐसे में सीएम शिवराज अपने किन विधायकों को नीचे से ऊपर लाएंगे और क्या मंत्रिमंडल में कोई और बड़ा फेरबदल भी होगा, ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता के जवाब में आज को इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए मंत्री के साथ। नमस्कार।